यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो ईप्पो एपिसोड नंबर 25। और आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ईप्पो माकानाउची हालात खराब होने की वजह से अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ईप्पो आगे बॉक्सिंग को कंटिन्यू कर भी पाएगा या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कॉमेंट कर दो यार। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत ईप्पो माकानाउची से होती है, जो कि वो अपनी ट्रेनिंग में इस कदर खो गया था कि वो आज अपनी माँ की बिजनेस में मदद तक करने नहीं आया होता। और इसके ठीक अगले दिन हम दोबारा से ईप्पो माकानाउची को जिम में देखते हैं। वहीं पे चीफ आओकी और किमुरा के पास आके कहता है कि मैंने तुम दोनों का नाम एक टूर्नामेंट में दे दिया है, चैंपियनशिप को जीत के ही वापस आना। यामादा यहाँ पे सवाल उठाते हुए कहता है कि ये 8 टूर्नामेंट क्या होता है। तो ईप्पो उसे एक्सप्लेन करता है ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें 8 राउंड के बॉक्सर्स होते हैं। इस टूर्नामेंट में पूरे के पूरे जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर्स पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि आओकी किमुरा का रैंक इस वक्त काफी ज्यादा हाई चल रहा है, जिस वजह से ये लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चीफ यहीं पे ईप्पो को बताता है, अरे ईप्पो तुम्हारा रैंक भी तो 5th है, जिस वजह से मैंने तुम्हारा नाम भी दे दिया, तुम भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चीफ यहाँ पे कहता भी है, ईप्पो तुम्हारे जख्म अभी भी पिछले मैच के हील नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे वक्त काफी ज्यादा कम है, तुम्हें अपने पुराने जख्मों के साथ ही नए टूर्नामेंट में लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी याद रखना, अगर इन टूर्नामेंट में तुम पार्टिसिपेट करो और जीतते भी चले जाओ, तुम्हारा जल्दी दाते से सामना होगा रिंग में, लेकिन उससे तुम्हारी लड़ाई इतनी ज्यादा आसानी होगी। दाते के बारे में कहा जाता है कि वो वर्ल्ड रैंकिंग को भी हासिल करने के काबिल है। ईप्पो ये सुनने की देर होती है कि पूरे तरीके से तैयार हो जाता है इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और चीफ यामादा से कहने लगता है कि तुमने भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया, तो अब ऐसा करते हैं कि तुम्हें प्रोफेशनल बॉक्सर में बदल डालते हैं। तुम्हें असली बॉक्सर खिलाने के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे बॉयज अब अपनी ट्रेनिंग में वापस लौट के जाने ही लगते हैं कि मैनेजर उन्हें दोबारा से रोकते हुए कहता है, ईप्पो, ताकामुरा, किमुरा, आओकी, तुम लोगों की एक से एक विक्ट्री की वजह से हमारा जिम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इंटरव्यू लेने के लिए कुमिको नाम की लड़की आएगी। ये नाम सुनते सारे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा मशहूर और क्यूट होती है। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारे बॉयज तो क्यूट लड़कियों के दीवाने हैं। अब दूसरी में कुमिको यहाँ पे पहुंचती भी नहीं है कि ये सारे के सारे बॉयज दरवाजे पे ही उसके वेलकम के लिए खड़े होते हैं। अब जाहिर सी बात है, सिग्नेचर तो यहाँ पे ताकामुरा वगैरह को देना चाहिए, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा थड़के होते हैं कि उल्टा ये लोग कुमिको से उसका सिग्नेचर मांग रहे होते हैं। और कुमिको को इम्प्रेस करने के चक्कर में ताकामुरा यहाँ पे पंचिंग बैग को ही फाड़ देता है। पर सभी लोगों में से सबसे अच्छी किस्मत ईप्पो की होती है, क्योंकि कुमिको उससे कहती है कि मैं तुमसे स्पारिंग मैच लड़ना चाहूंगी। ये देख के ताकामुरा की गैंग ईप्पो से काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। कुमिको जो अपनी फाइटिंग पॉज लेती है, ईप्पो तो उसका दीवाना हो जाता है। वो कोशिश करता है कि वो उसके मुंह पे पंच ना मारे, लेकिन मुंह को पंच ना मारने के चक्कर में वो उल्टा उसके साजिद माजिद पे अपना हाथ रख देता है। आओकी किमुरा से ये सब कुछ देखना चाहता और वो रिंग में उल्टा ईप्पो पे ही हमला कर डालते हैं। थोड़ी देर में इंटरव्यू लेने के बाद कुमिको यहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद ये लोग अपने आप को टीवी में देख रहे होते हैं, जहाँ पे इनका ही इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। पर मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है, ताकामुरा को भी ये नहीं पता होता कि ईप्पो ने अपने इंटरव्यू में क्या से क्या बोल डाला, क्योंकि दरअसल ईप्पो ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा होता है कि मैं जल्द से जल्द दाते से लड़ना चाहता हूँ। ताकामुरा उससे साफ साफ बोल देता है, आज तक जिसने भी उससे टेलीविजन पे चैलेंज किया उसका दाते ने बहुत बुरा हाल किया। इसके बाद अब वो लोग दूसरे जिम का भी इंटरव्यू देखने लगते हैं, जहाँ पे एक ऐसे बॉक्सर का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है जिसका फेदर वेट में 3rd रैंक होता है, मतलब कि जल्दी ईप्पो माकानाउची से रिंग में लड़ेगा। और वो बेसिकली रशिया से बिलोंग करता होता है। उसका नाम अलेक्जेंडर होता है। अलेक्जेंडर यहाँ पे उन्हें बताता है कि मैं अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहा हूँ और मेरा फिलहाल यही मिशन है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल हासिल करूँ। पर इससे पहले मुझे जापान का टाइटल हासिल करना पड़ेगा और जापान के टाइटल के लिए इसे दाते से लड़ना होगा। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर भी टेलीविजन की टीवी पे ही सबके सामने दाते को सीधा चैलेंज कर डालता है। ताकामुरा एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, लगता है अलेक्जेंडर ईप्पो की तरह बेवकूफ नहीं है और उसने ये जानते हुए भी दाते को सीधा चैलेंज कर दिया। ताकामुरा कहने लगता है, दिखने से तो लगता है कि ये भी एक क्लास टूर्नामेंट में होगा। ईप्पो तुम्हारे लिए एक नया चैलेंजर आया है। दूसरी में हम ईप्पो और यामादा को देखते हैं। और आज यामादा का बॉक्सिंग सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम चल रहा होता है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन इस एग्जाम के लिए ईप्पो, ताकामुरा, आओकी सब ने मिलकर उसको
काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी होती है, जिस वजह से वो कैसे ना कैसे करके अपने स्पारिंग मैच में जीत ही जाता है। उसको यूं कामयाब होता देख के ईपो बहुत ज्यादा खुश होता है। जब ये लोग वापस जिम लौट के आते हैं तो चीफ ने इनकी मैचेस के चार्ट्स पकड़ाता है। किमुरा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि माशिबा ने अपनी क्लास को लाइट क्लास में शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि इसकी फाइट यहाँ तक माशिबा से भी हो सकती है। यहीं पे ताकामुरा सबसे कहता है क्योंकि तुम लोगों के मैचेस आ रहे हैं तो क्यों ना हम ट्रेनिंग कैंप में जाए। याद रखो जब ईपो पिछली बार इनके साथ ट्रेनिंग कैंप पे गया था तो ईपो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया था। ईपो यही सोच के जब खुशी खुशी अपनी मॉम से परमिशन लेने जाता है तो उस दौरान ईपो की मदर की तबीयत थोड़ी खराब सी हुई होती है, लेकिन ये बात भी ईपो नोटिस नहीं करता, पर उल्टा वो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप की परमिशन मांगने लगता है। हालांकि अब उसकी मदर के जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो घर के काम के साथ ही साथ बिजनेस का भी काम संभाले। इन सब चीजों के बावजूद भी ईपो की मदर उसे परमिशन दे देती है और अब अगले दिन हम ईपो को दोबारा से ट्रेनिंग में मगन देखते हैं। और आज ईपो ट्रेनिंग करते दौरान पहले से भी अपने कई गुना ज्यादा जुनून और जज्बे से उभर होता है। ट्रेनिंग कैंप के लिए भी ईपो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन सब कुछ यहाँ से बिगड़ता है जब मैनेजर काफी ज्यादा परेशानी से ईपो से कहता है कि ईपो हमें हॉस्पिटल से तुम्हारी मदर के रिलेटेड कॉल आई है। ये उसके सुनने की देर होती है कि ईपो फौरन से उसी हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है जहाँ पे उसकी मदर को एडमिट किया गया होता है। और हॉस्पिटल पहुंच के उसे नर्स से मालूम पड़ता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज ही रहेगी। काम के बोझ की वजह से तुम्हारी मदर बेहोश हो गई थी। इसके बाद ईपो अपनी मदर को रूम में विजिट करने जाता है और वो अब इस वक्त सो रही होती है। ईपो को यहाँ पे काफी ज्यादा पछतावा होता है कि वो ट्रेनिंग में इस कदर मगन था कि उसने अपनी मदर के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। ये सब अपने मन में कहते हुए ईपो के आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। अब रात के वक्त पैसे कमाने के लिए ईपो अपने मदर के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा होता है। ईपो अपनी मदर का काम संभाला होता है और तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि ये काम मेरी माँ डेली बेसिस पे करती थी। रात को देर तक काम करना और सुबह 4 बजे उठ के बॉक्सेस को जल्दी जल्दी उठा के रखना और साथ ही साथ अगले दिन का हिसाब लगाना कि अगला स्पॉट कौन सा होगा फिशिंग के लिए। तभी अगले दिन हम ईपो को 4 बजने से भी पहले जागा हुआ देखते हैं, जहाँ पे ईपो काफी सुबह सवेरे सबसे पहले अपने रोड वर्क के लिए निकलता है। फारग वक्त में ट्रेनिंग करता होता है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी लेके चलता जा रहा होता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि डेली बेसिस पे ईपो माकानाउची अपनी मदर को भी हॉस्पिटल में विजिट करने आता होता है और बार बार अपनी मदर से एक अच्छे फिशिंग स्पॉट के लिए पूछता होता है अपने कस्टमर के लिए। इसी टाइट स्केड्यूल के कारण ईपो ने यहाँ तक ट्रेनिंग कैंप को भी मिस कर दिया होता है। उसकी मदर उसके लिए परेशान होने लगती है कि मेरा बेटा मेरी वजह से ट्रेनिंग कैंप पे भी ना जा सका। काफी थकान के कारण ना मालूम अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल को भी फॉलो कर पा रहा है या नहीं। तंग आके उसकी मदर उससे बोलती है क्यों ना हम अपने बिजनेस को बंद कर डाले। ईपो काफी ज्यादा जज्बाती होते हुए कहता है कि वो बोट मेरे फादर की आखिरी निशानी है। ईपो अपनी मदर को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम उनके ट्रेनिंग कैंप में देखते हैं जहाँ पे वो ईपो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मैनेजर यागी ने बताया है कि यहाँ तक वो जिम आजकल नहीं आ रहा। हमें मालूम पड़ता है ईपो टाइट स्केड्यूल की वजह से अपनी ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर पा रहा था और आज भी उसने कोई ट्रेनिंग तक नहीं की होती। ट्रेनिंग कैंप में हम किमुरा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मेरे ख्याल से ईपो बॉक्सिंग को छोड़ देगा। ये सुनते सारी यामादा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किमुरा कहता है कि चैंपियंस को ज्यादा पैसा मिलता है और हम जैसे बॉक्सर्स को भी अच्छा खासा ही मिलता है, लेकिन मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है कि हमारा मैच 2-2 महीने बाद आता है, हमें 2 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। काफी सारे बॉक्सर्स फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बॉक्सिंग को छोड़ देते हैं। वो ये जैसे तैसे कह होता है। कहानी ईपो पे जाती है। ईपो के चेहरे पे चाहे जरूर मुस्कुराहट होती है, लेकिन अंदर से वो बिछड़ रहा होता है, टूट रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो ट्रेनिंग की नहीं है, मैं 8 टूर्नामेंट के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ऊपर से स्केड्यूल भी काफी ज्यादा टाइट है। बिजनेस करते करते आराम से मेरे दिन के 9 से 10 घंटे गुजर जाते हैं। अगर मैं ट्रेनिंग को 1 घंटा भी दूं तो तब भी ये बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नहीं है। ईपो को 8 टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट 6 आवर्स की जरूरत है और अगर फिर भी ईपो ने अगर ये दोनों काम एक साथ किया है तो ईपो की बॉडी पूरे तरीके से टूट जाएगी। वो बॉक्सिंग के लिए तब भी तैयार नहीं होगा। ईपो माकानाउची अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है वक्त आ गया फैसला लेने का, या फिर बॉक्सिंग या फिर काम, किसी एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। ये उसके कहने की देर होती है कि ईपो का दिल दर्द से तड़पने लगता है। उसको अंदर से काफी बर्डन महसूस होता है। ईपो बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है पर फैसला लेने की बारी अब आ चुकी होती है। और इसी के साथ हमारी